दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फ़ंड की डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में सीखेंगे और उन कैटेगरीज़ के बारे में बताते हुए मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं और उनकी क्या खासियत हैं। तो आइए नोट्स ऐप की तरफ चलते हैं। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड्स मेनली 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। एक है इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड्स, दूसरे हैं डेट म्यूचुअल फ़ंड्स, थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और फोर्थ कैटेगरी है कमोडिटीज़ फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इंटरनेशनल, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप लोग ये जानें कि लार्ज कैप किन कंपनीज़ को कहा जाता है। असेट एलोकेशन वाइज टॉप 100 कंपनीज़ जो हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज़ कहा जाता है। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो उन 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी की गाइडलाइंस ये हैं कि हर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपना मिनिमम 80% एलोकेशन जो है लार्ज कैप इक्विटी में रखना पड़ेगा। बाकी 20% जो है वो फंड मैनेजर किसी भी तरह से एलोकेट कर सकता है। उसको स्मॉल कैप में कर सकता है, मिड कैप में कर सकता है या डेट में कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम 80% उसे लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि लार्ज कैप देश की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, इसलिए ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल भी होती हैं और इसी वजह से जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में सबसे स्टेबल फंड्स होते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल इक्विटी को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और फिर भी वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे उपयोगी फंड्स लार्ज कैप फंड्स होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है मिड कैप फंड्स की। अच्छा, मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो मार्केट कैप वाइज देश की 101 टू 250th रैंक वाली कंपनीज़ होती हैं। ये 150 कंपनीज़ जो हैं इनको मिड कैप सेक्टर बोला जाता है। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो मिनिमम 65% अलोकेशन जो है इन 150 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और ये 150 कंपनीज़ जो हैं ये लार्ज कैप कंपनीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। इसलिए अगर कोई इन्वेस्टर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमारे देश की 251 कंपनी से लेके और टू द वेरी एंड जो आखिरी लिस्टेड कंपनी है, ये पूरा सेक्टर जो है इसमें अपना एटलीस्ट 65% अलोकेशन रखता है। बाकी 35% जो है वो कहीं भी रख सकता है, मिड कैप में रख सकता है या लार्ज कैप में रख सकता है या डेट में रख सकता है, लेकिन एटलीस्ट 65% अलोकेशन जो है उसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना होगा। अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो इक्विटी का अलोकेशन है ये कितना भी हो सकता है, वो कितना भी लार्ज कैप में रख सकता है, कितना भी मिड कैप में रख सकता है, कितना भी स्मॉल कैप में रख सकता है। मिनिमम 65% उस इक्विटी में रखना होगा, लेकिन इस इक्विटी में उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का लोकेशन अपने हिसाब से चुन सकता है और अपनी नॉलेज के आधार पर ये फैसला ले सकता है कि उसे कितना लोकेशन कहाँ रखना है। अगला है मल्टी कैप। ये म्यूचुअल फंड्स की वो कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर को एटलीस्ट 75% इक्विटी में रखना होगा और इस 75 में से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में 25% ईच रखना होगा। ये हो गया टोटल 75। बाकी जो 25% बचा उसका अलोकेशन वो कैसे भी कर सकता है। ये उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी सेबी ने दी हुई है। वो इस पूरे 25 को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या डेट या कैश कैसे भी मैनेज कर सकता है। अगला हो गया लार्ज एंड मिड कैप। ये म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 35% लार्ज में और 35% मिड कैप में रखना ज़रूरी है, टोटल 70%। बाकी जो 30% बचा वो फंड मैनेजर
को फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, वो उसको कैसे भी यूज़ कर सकता है एज़ पर मार्केट कंडीशन। अगले फंड्स होते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें मिनिमम 65% फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड होता है। फॉरेन इक्विटीज़ जैसे यूएस इक्विटी हो गई, नैस्डैक 100 या S&P 500, चाइना मार्केट या जापानीज़ मार्केट या कोरियन या कहीं भी जहाँ भी फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मिनिमम 65% फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होना ही चाहिए। बाकी सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड, सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स वो फंड्स होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 80% किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में या थीम में इन्वेस्ट होना ज़रूरी है। स्पेसिफिक सेक्टर जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, डिफेंस हो गया, या थीम जैसे पीएसयू थीम हो गई, ईवी, या कोई भी थीम जिसके आधार पर वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मिनिमम 80% उसे उस पर्टिकुलर सेक्टर में या उस पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करना ही होगा। अगली मेजर कैटेगरी आती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। अब डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में। इनकी वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली लो होती है। वैसे तो डेट फंड बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेजर इसकी 4 कैटेगरी हैं। एक है लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन। लिक्विड फंड्स वो फंड्स होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज़ तक की है, उनमें इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से ये लिक्विड होते हैं, सेफ़ होते हैं। दूसरी कैटेगरी है ओवरनाइट फंड्स। ये ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें उस तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है जो एक दिन में मैच्योर हो जाती हैं। यानी ये फंड्स ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी टाइम लिक्विड फंड से भी कम होता है। इस वजह से इस कैटेगरी को सबसे सेफ़ कैटेगरी माना जाता है डेट फंड्स में, और वॉलेटिलिटी भी इनकी सबसे कम होती है। अगली कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। इनमें जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो 3 महीने से 6 महीने के बीच का होता है। ये लिक्विड फंड से कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। हालांकि डेट फंड वो कैटेगरी है जिसमें ये इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन विद इन डेट म्यूचुअल फंड्स कंपेयर किया जाए तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड से कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और उसी तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स वो फंड्स हैं जिनमें मैच्योरिटी टाइम 1 से 3 साल का है, और ये बाकी ऊपर की तीनों कैटेगरी से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अब अगली कैटेगरी आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है, जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। ये उस तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं जिनमें इक्विटी में 10 to 25% एलोकेशन होता है और डेट में 75% से 90% एलोकेशन होता है। अब अगला कैटेगरी है बैलेंस हाइब्रिड, जिनमें इक्विटी में एलोकेशन 40 से 60% होता है और डेट में भी 40 से 60% होता है। अगली कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जिनमें इक्विटी में एलोकेशन 65 से 80% होता है और डेट में 20 से 35% होता है। अब आप इन तीनों कैटेगरीज़ को ध्यान से देखिए, आप ये पाएंगे कि सिंस इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और डेट में कम होती है, इसलिए कोई ऐसा इन्वेस्टर जो अपना पूरा एलोकेशन इक्विटी में नहीं रखना चाहता, और ऐसे इन्वेस्टर भी जो अपना पूरा एलोकेशन डेट में भी नहीं रखना चाहते, उन्हें इक्विटी का भी एक्सपोजर चाहिए, तो ऐसे इन्वेस्टर्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों का एक्सपोजर होता है। इसमें भी जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो कम वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि उनमें इक्विटी का एलोकेशन 10 से 25% है और डेट का ज़्यादा है। बैलेंस हाइब्रिड एक बैलेंस्ड फंड की तरह बिहेव करता है, जहाँ पे इक्विटी में और डेट में दोनों में 40 से 60% एलोकेशन होता है। और अगला कैटेगरी एग्रेसिव हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी में डेट से ज़्यादा एलोकेशन होता है, एक्सपोजर इक्विटी का ज़्यादा होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में। इसलिए अगर कोई इन्वेस्टर हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन इक्विटी का एक्सपोजर उसको ज़्यादा चाहिए, तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगली कैटेगरी है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज
फंड्स उस तरह के फंड्स होते हैं जिनमें मिनिमम 65% एलोकेशन जो है आर्बिट्राज इक्विटी पोजीशंस में किया जाता है। अब आर्बिट्राज इक्विटी पोजीशंस क्या होती हैं? मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए, इन फंड्स में जो फंड मैनेजर जो है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट इनके बीच में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का यूज़ करते हुए अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। इसमें जो अलोकेशन होता है वो इक्विटी में ही होता है, लेकिन ये बिहेव डेट फंड्स की तरह करता है, इसलिए इसको डेट फंड की कैटेगरी में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसमें मोर और लेस जो रिटर्न जनरेशन होता है वो 5 से 7% एनुअली होता है, जो कि डेट फंड की कैटेगरी में आता है। अगली कैटेगरी है इक्विटी सेविंग्स। इस कैटेगरी में फंड मैनेजर डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, डेट में इन्वेस्ट करता है और आर्बिट्राज इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। अब ये कैटेगरी एक अलग तरह से बिहेव करती है, क्योंकि इसमें जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से इक्विटी और आर्बिट्राज इन दोनों को मिला के एटलीस्ट 65% और मोर इन्वेस्ट किया जाता है और रिमेनिंग जो है डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब सिंस आर्बिट्राज भी इक्विटी की कैटेगरी में आता है, अब ये पूरा सेक्शन जो है जिसमें 65% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, इस आधार पे इक्विटी सेविंग फंड्स इक्विटी फंड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इक्विटी में टैक्सेशन ज़्यादा रिलैक्स्ड है, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो टैक्स कम बनता है और डेट फंड्स में ज़्यादा बनता है। इसलिए वो इन्वेस्टर जो अपना 100% अलोकेशन इक्विटी में नहीं रखना चाहते, डेट का एक्सपोजर भी चाहते हैं और टैक्सेशन में भी उनको बेनिफिट चाहिए, उनके लिए इक्विटी सेविंग फंड्स जो है एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें 65% से ज़्यादा इक्विटी का कंपोनेंट रहता है। तो ये बिहेव टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी की तरह करता है, लेकिन इसमें डेट का भी एक्सपोजर रहता है। अगली कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स। इसमें कोई फिक्स एलोकेशन नहीं होता, फंड मैनेजर जो है मार्केट के आधार पर एलोकेशन चेंज करता रहता है इक्विटी और डेट के बीच में। इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अगली कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन। इस कैटेगरी में जो फंड मैनेजर है उसके पास 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है, मेनली इक्विटी, डेट और कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड और समटाइम्स रीट। लेकिन सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से उसे एटलीस्ट 10% ईच इन 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट करना होगा। बाकी जो रिमेनिंग 70% है वो कैसे भी इन्वेस्ट कर सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग और मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अब म्यूचुअल फंड की जो 4th मेजर कैटेगरी है वो है कमोडिटी फंड्स। कमोडिटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मेनली 2 तरह के फंड्स होते हैं, गोल्ड फंड्स और सिल्वर फंड्स। गोल्ड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें गोल्ड ETFs या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और सिल्वर फंड्स वो होते हैं जिनमें सिल्वर ETFs या सिल्वर एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आपको डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास गोल्ड फंड्स का एक ऑप्शन रहता है, और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए सिल्वर फंड्स का ऑप्शन रहता है। डायरेक्टली या तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो, नहीं तो आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो इनडायरेक्टली गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी म्यूचुअल फंड की 4 मेजर कैटेगरीज जो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर के लिए अलग अलग रोल प्ले करती हैं और अलग अलग मार्केट कंडीशन में भी अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कुछ भी डाउट्स हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।